नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। एग्जिट पोल के आए नतीजों और कल आने वाले असली नतीजों में कोई बड़ा फर्क नहीं हुआ तो विपक्ष के सामने कोई एक दो सवाल नहीं होंगे। सवाल ऐसे कि शायद ही अगले कुछ महीनों वर्षों में विपक्ष उसका जवाब खोज पाए। विपक्षी दल खासकर कांग्रेस के लिए मुश्किल घड़ी होगी। जैसा एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं उसके मुताबिक विपक्ष के लिए यह चुभने वाली हार होगी। कांग्रेस समेत दूसरे दलों की ओर से चुनाव में तमाम बड़े वादे किए गए, लेकिन लगता है कि पब्लिक को उस पर यकीन नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसकी बातों पर जनता को अब भी काफी भरोसा है, जो गारंटी की बात कर कहीं उस पर विश्वास है। वहीं बीजेपी की जीत और विपक्ष की हार के बाद एक बात तो तय हो जाएगा कि विपक्ष एक बार फिर पीएम मोदी को पढ़ने में बड़ी भूल करके आ एक बार फिर बहुमत के साथ आ रही बीजेपी। मोदी की हैट्रिक की राह में दूर दूर तक कोई नहीं। विपक्ष के वादों पर भारी पड़ी मोदी की गारंटी। मोदी की जीत और विपक्ष की हार के कई कारण। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब एग्जिट पोल के अनुमान भी सामने आ चुके हैं। एग्जिट पोल नतीजों में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के 2019 से भी बड़ी जीत के साथ सत्ता में वापसी करने के अनुमान जताए गए हैं। एग्जिट पोल में एनडीए को 361 से 401 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं एग्जिट पोल अनुमान अगर असल नतीजों में बदले तो विपक्षी इंडिया ब्लॉक को 131 से 166 और अन्य को 8 से 20 सीटें मिल सकती है। एग्जिट पोल के अनुमानों में यूपी जैसे बड़े राज्य में बीजेपी और एनडीए 2019 के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करती नजर आ रही है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में चौंकाती नजर आ रही है। बता दें कि एग्जिट पोल नतीजों में बीजेपी और एनडीए के प्रचंड जीत के साथ लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के अनुमान हैं। मोदी के हैट्रिक के पीछे ब्रांड मोदी को बड़ा फैक्टर बताया जा रहा है। पिछले चुनाव की बात करें तो 2014 में एनडीए को 331 और 2019 में 351 सीटों पर जीत मिली थी। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में एनडीए को कम से कम 361 सीटें मिलने का अनुमान है। यह आंकड़ा भी पिछले दो चुनाव के मुकाबले कहीं अधिक है। 10 साल सरकार चलाने के बाद इस तरह का जनादेश इस बात का संकेत माना जा रहा है कि ब्रांड मोदी की ब्रांड वैल्यू चुनाव दर चुनाव बढ़ती ही जा रही है। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने जैसे फैसलों के जरिए पीएम मोदी वादे पूरे करने वाले नेता के इमेज गढ़ने में सफल रहे हैं। नीतीश कुमार ने बिहार में महागठबंधन सरकार की अगुवाई करते समय जब विपक्षी एकजुटता की कवायद शुरू की तब उन्होंने एक फार्मूला दिया था, एक पर एक। नीतीश ने बीजेपी और एनडीए उम्मीदवारों के खिलाफ एक उम्मीदवार उतारने का फार्मूला दिया था। उनका तर्क था कि इसमें एंटी बीजेपी वोट एक मुश्त पड़ेंगे और एंटी वोटों का बिखराव भी नहीं होगा। इंडिया ब्लॉक ने नीतीश के गठबंधन छोड़ एनडीए में चले जाने के बाद सूबे में इस फॉर्मूले पर अमल किया। वहीं उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में विपक्षी एकजुटता आकार नहीं ले सकी। यूपी में सपा और कांग्रेस जहां गठबंधन कर मैदान में उतरे तो वहीं मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा ने एकला चलो का नारा बुलंद कर दिया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने भी अपनी राहें कांग्रेस से जुदा कर ली और हर सीट से उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि इन राज्यों में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। एंटी बीजेपी वोट दो तरफ बढ़ गए और केंद्र की सत्ता पर काबिज गठबंधन को एग्जिट पोल अनुमानों में इसका लाभ सीटों के रूप में मिलता नजर आ रहा है। तेलंगाना राज्य गठन से लेकर 2023 चुनाव के पहले तक सूबे की सियासत का मिजाज क्षेत्रीयता की भावना के इर्द गिर्द रहा है और यही वजह है कि सत्ता पर के चंद्रशेखर राव की पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति, अब जो भारत राष्ट्र समिति ही काबिज रही। 2023 के तेलंगाना चुनाव में सूबे की सियासत का बदला मिजाज दिखा और पहली बार जनता ने किसी राष्ट्रीय पार्टी यानी कि कांग्रेस को प्रदेश में सरकार चलाने का जनादेश दिया था। लोकसभा चुनाव में भी यही ट्रेंड रिपीट होता दिख रहा है। प्रचार के मोर्चे पर सत्ताधारी एनडीए और बीजेपी की रणनीति से भी चुनाव में बड़ा अंतर पड़ा। बीजेपी ने अलग अलग राज्य, अलग अलग इलाकों में अलग अलग रणनीति, अलग अलग नेताओं को टारगेट किया।
बीजेपी के किसी बड़े नेता की जब पश्चिम बंगाल में रैली हुई तो संबोधन के केंद्र में ममता सरकार के मंत्रियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप, केंद्र की वो योजनाएं जो सूबे में लागू नहीं है और राज्य की नीतियां तो रही वही बिहार में आरजेडी के 15 साल की सरकार निशाने पर रही। इस तरह बीजेपी नेताओं ने ओडिशा में नवीन पटनायक की बजाय वीके पांचन और अन्य बीजेडी नेताओं को अपने रडार पर ले लिया। एग्जिट पोल में बीजेपी को इसका लाभ भी मिलता दिख रहा है। यूपी में डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही पूर्ववर्ती सपा सरकार को तुष्टीकरण के मुद्दे पर कटघरे में भी खड़ा कर दिया। विपक्ष की सुस्त चाल भी एनडीए के पक्ष में जाती दिख रही है। एग्जिट पोल के अनुमान यदि वास्तविक चुनाव नतीजों में बदलते हैं तो इसके पीछे विपक्ष की सुस्ती भी एक बड़ा फैक्टर मानी जा रही है। बता दें कि ममता बनर्जी के तेवर और उनकी रणनीति को देखकर तो लगा था कि वो लोकसभा चुनाव में भी विधानसभा चुनाव जैसा कमाल दिखाने का इंतजाम कर चुके, लेकिन ये क्या, उनके लिए तो 2019 में जीती सीटों का आंकड़ा बरकरार रख पाना भी मुश्किल लग रहा है। 2014 में 34 लोकसभा सीटों पर काबिज ममता बनर्जी ने 2019 में भी 22 सीटें जीती थी और बीजेपी को 18 सीटों पर ही रोक दिया था। लेकिन इस बार तो 18 और 22 कौन कहे, बीजेपी को तो 26 और 31 सीटें जीतने का अनुमान लगाया गया है और ममता बनर्जी की टीएमसी के हिस्से में महज 11 से 14 सीटें ही मिलती दिख रही हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को 0-2 सीटें मिल सकती हैं। 2019 में बीजेपी ने एक झटके में ममता की बंगाल की दीवार में सेंध लगा दी थी और लोकसभा सीटों की हिस्सेदारी में बस थोड़ा ही पीछे रही। ममता बनर्जी के लिए जोर का झटका नहीं बल्कि सदमा भी था, तो तभी से सतर्क हो गई और 2021 के विधानसभा चुनाव में साबित भी कर दी। चुनाव कैंपेन के लिए प्रशांत किशोर की मदद ले ली और बीजेपी को 100 सीटों पर भी नहीं पहुंचने दिया। ऐसा करने के लिए ममता बनर्जी को बहुत कुछ गंवाना पड़ा और नंदीग्राम में खुद की चुनावी हार जैसी कुर्बानी तक देनी पड़ी थी। लेकिन अंत भला तो सब भला, ममता बनर्जी ने खुद हार कर टीएमसी को सत्ता दिला दी। लेकिन जीत तो जीत होती है, पांव धरती पर पड़ते कहां है। कुछ गंभीर लोग भले ही बैलेंस बनाए रखते हो, लेकिन ममता बनर्जी तो जैसे एनकाउंटर पॉलिटिक्स में ही विश्वास रखती हो। वाजपेयी सरकार में तो कहर बरपाई ही रहती थी, मुख्यमंत्री बनते ही ममता बनर्जी के हाव भाव बदल गए थे और जिस कांग्रेस के बूते लेफ्ट को सत्ता से बेदखल किया था उसी के पीछे पड़ गई। 2021 में विधानसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी ने कहा था कि 1 पांव से बंगाल जीतूंगी और 2 पांव से दिल्ली, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस और गांधी परिवार वाला टिकने कैसे देते। सोनिया गांधी और राहुल गांधी तो ममता बनर्जी के दिल्ली में कदम रखने के साथ ही सक्रिय हो गए और ममता बनर्जी को मन महसूस कर लौटना पड़ा। जैसा झटका बीजेपी ने 2019 में ममता बनर्जी को दिया था, ममता बनर्जी ने भी 2021 में बीजेपी के साथ वैसा ही सलूक किया। बीजेपी जमीन पर जी जान से जुटी रही, लेकिन ममता बनर्जी लगता है ढीली पड़ गई तो इंडिया गठबंधन के साथ तू में उलझी रही और इस बार बीजेपी ने मजबूत तरीके से खेला कर दिया। ममता एक बात शायद भूल गई कि जैसे 2019 के चुनाव में मोदी फैक्टर हावी था, 2024 में भी वैसा ही हुआ। ठीक वैसे ही जैसे 2021 में ममता बनर्जी का मां माटी मानुष हावी रहा और टीएमसी कांग्रेस को तोड़कर भी बीजेपी चुक गई। बीजेपी ने तो बंगाल की हार से सबक लिया और मिशन में जुटी रही, लेकिन ममता बनर्जी को आभास तक ना हुआ अगर ममता बनर्जी कांग्रेस का तिरस्कार नहीं करती तो उनके हिस्से से 2 सीटें बढ़ जाती। आज की तारीख में देखें तो ममता बनर्जी के मुकाबले नवीन पटनायक अभी बेहतर स्थिति में लगते हैं, बशर्ते वो ओडिशा की सत्ता में वापसी करने में कामयाब रहते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी को रोक पाने में क्यों नाकाम रहे, ये उनके लिए समीक्षा का विषय है। ओडिशा की सत्ता में बनाए रखने के लिए नवीन पटनायक ने कई तरकीबें अपनाई थी। ना तो वो कभी अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से उलझने की कोशिश किए, ना ही नीतीश कुमार की तरह कभी पास कभी दूर वाला नीति अपनाते रहे, बल्कि नवीन पटनायक ने केंद्र से उतना ही संबंध रखा जितना अति आवश्यक था, लेकिन विपक्षी खेमे से हमेशा ही बराबर दूरी बनाए रखी। एनडीए में कभी शामिल तो नहीं हुए, लेकिन जरूरत के हर मौके पर साथ जरूर दिया और विपक्षी खेमे की तरफ कभी झांक कर भी नहीं देखा। जब ओडिशा विधानसभा के नतीजे नहीं आ जाते, संदेह का लाभ तो उनको ही देना होगा और उन कयासों को तब तक खारिज नहीं किया जा सकता जिनके बारे में चर्चा कि बीजेपी के साथ एक खास अंडरस्टैंडिंग के तरफ दोनों दलों ने एक दूसरे को ग्रीन
कॉरिडोर जैसे सुविधा मुहैया करा रखी है। बीजेपी के लोकसभा के रास्ते में बीजेडी नहीं आएगी और एक्सचेंज ऑफर के तहत बीजेडी के विधानसभा चुनाव के रास्ते में बीजेपी नहीं आएगी। अंतिम नतीजे आने तक की संभावना तो बनी हुई है। अव्वल तो चुनाव से पहले बीजेडी और बीजेपी के बीच चुनावी गठबंधन ही जोरदार चर्चा थी, लेकिन बाद में एक वायरल वीडियो ने बीजेपी को पूर्व नौकरशाह वीके पांजन के बहाने नवीन पटनायक पर निशाना साधने का मौका भी दे दिया। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।